नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर देश से में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारतीय राजनीति में ये काला सच है कि अधिकतर राज्यों में वोटर प्रत्याशी को नहीं बल्कि जाति को वोट देते हैं। 2024 चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बैठाने में लग गए हैं। देश में एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की मांग तेज होती नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जातीय जनगणना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। नीतीश कुमार हो या फिर अठावले, फिलहाल उन्हें राजनीति करने के लिए जातीय समीकरण की जरूरत पड़ रही है, पर ऐसा लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी इनकी मांगों को मानेंगे। बीजेपी पर भले ही धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगता रहा हो, पर जाति के नाम पर मोदी या बीजेपी का इस मांग को मानना नुकसानदेह हो सकता है। जातीय समीकरण के सबसे बड़े उदाहरण देखने हैं तो यूपी की राजनीति को देख लीजिए, जहां 6 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक बार फिर से यूपी में जाति का गणित जोड़कर जीतने के जुगाड़ में लग गए हैं। यूपी में मायावती ने एक बार फिर वही पुराना तीर तर्कश से निकाला। मायावती पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवा रही है, तो वहीं सपा, यादव और मुस्लिम वोटर्स के सहारे एक बार फिर से सत्ता दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी है। वहीं अपने वोट में और इजाफा करने के लिए निषाद कार्ड भी खेल दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर से यूपी की सियासत जातीय समीकरण की धुरी पर घूमती हुई। जनगणना का नाम सुनते ही कुंभकर्णीय नींद में सोए नेता भी जाग गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट जो चाहिए और वोट मिलेगा जाति के नाम पर, ना कि किसी भारतीय के नाम पर। इस मांग की शुरुआत सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी समर्थन करते हुए। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह जादुई बोतल का जिन निकलकर सामने आ जाता है, भारत में जनगणना की सुगबुगाहट शुरू होते ही जाति नाम का जिन एक बार फिर निकल आया है। और ये जिन ऐसा नहीं है कि पहली बार निकला है। जब जब जनगणना की बात आती है, जाति नाम का जिन सबसे पहले आता है। हम लोग कहने को तो भारतीय हैं, लेकिन जिससे भी पूछो वो जाति का नाम सबसे पहले बताता है। कोई शर्मा तो कोई गुर्जर, कोई जाट तो कोई राजपूत। यानी भैया, जाति एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे ना चाहते हुए भी झुटलाया नहीं जा सकता। और तो और सत्ताधारी पार्टियों के लिए तो ये एक संजीवनी जैसी है। देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। दरअसल अब अधिकतम जनसंख्या और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है, आधार और मतदाता कार्ड होता है, इसीलिए सरकारों को एक हद तक देश की जनसंख्या की जानकारी होती है। आज की तारीख में भारत की अनुमानित जनसंख्या 138 करोड़ से ज्यादा है। भविष्य की योजना बनाने में जनगणना की खास भूमिका होती है, क्योंकि जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उसका कई तरह से विश्लेषण होता है। मसलन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी, शिक्षितों की आबादी, बेरोजगारों की आबादी और स्त्री पुरुषों की आबादी, उनका अनुपात। ऐसे कई आंकड़े हैं जो जनगणना से सामने आते हैं, जिन्हें जन्म रजिस्ट्रेशन से या फिर आधार और मतदाता पहचान पत्र से एकत्रित नहीं किया जा सकता। भारत में जनगणना का काम इस साल होना है। जनगणना प्रक्रिया की अभी शुरुआत होना बाकी है, और जैसे कि हर साल होता है, बोतल का जिन बाहर निकल आया है। जनगणना का नाम सुनते ही कुंभकर्णी नींद में सोए नेता जाग उठे, क्योंकि उन्हें अपने वोट की चिंता है और वोट मिलेगा तो जाति के नाम पर, ना कि भारतीय के नाम पर। इस मांग की शुरुआत सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, और अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मांग को दोहराया है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उस समय भी ये मांग उठी थी, जिसमें प्रमुख मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेता थे।
और इस बार केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल यह मांग उठा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जातिगत जनगणना की मांग क्यों उठ रही है? भारतीय राजनीति में ये काला सच है कि अधिकतर राज्यों में वोटर प्रत्याशी को नहीं, जाति को वोट देते हैं। 2024 चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने गोटियां बैठाने में लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में देखने को मिल रहा है, जहां 6 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक बार फिर यूपी में जाति का गणित जोड़कर जीतने का जुगाड़ बना रहे हैं। यूपी में मायावती ने एक बार फिर से वही पुराना तीर तर्कश से निकाला है। मायावती पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही हैं। वहीं सपा यादव और मुस्लिम वोटरों के सहारे एक बार फिर से सत्ता दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने वोट में और इजाफा करने के लिए निषाद कार्ड भी खेल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की नजरें भी दलित और अगड़े वोटरों पर हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर हम क्यों आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? हम आपको जातिगत जनगणना के हर जोड़ तोड़ और समीकरण को बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस जातिगत जनगणना से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के इनकार करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से मंगलवार को राहत की सांस ली, जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का आग्रह किया। इस मुद्दे पर बीजेपी को छोड़कर सारे दल नीतीश के समर्थन में खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। फिर निकला जाति का जिन। सीएम नीतीश ने लगाई जातिगत जनगणना की गुहार। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर कसा तंज। देश में एक बार फिर जाति आधारित जनगणना की मांग तेज होती नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जातीय जनगणना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल ने दिनांक 18 फरवरी 2019 एवं पुनः बिहार विधानसभा ने दिनांक 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोग का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहां से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी। तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। वहीं अब जेडीयू इस मामले में पीछे हटती नहीं दिख रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी जातिगत गणना की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के विकास के लिए जातिगत गणना जरूरी है। जातीय जनगणना के लिए कई न्यायालयों ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट सहित कई बार भारत सरकार से कहा, अलग अलग राज्य में हाई कोर्ट ने वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कहा या पिछड़ों के लिए योजना बनाते हैं ओबीसी के लिए,
लेकिन उनकी संख्या कितनी है बताइए ना। कोई जनगणना ही नहीं है उस तरह से, तो सरकार बता नहीं पाती है। बहुत आवश्यक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके ना कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। योजना तो संख्या के आधार पर बनेगी ना, अभी पता ही नहीं। 1931 के बाद जनगणना जातीय हुई नहीं, तो हमारी पार्टी का पुराना है कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। नीतीश कुमार के ट्वीट पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे। हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातिगत गणना की मांग पर बीजेपी का कहना है कि देश को जातीय आधारित जनगणना की जरूरत नहीं। जातीय गणना कराने के लिए संसद के अंदर कई बार प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव को नकारा गया है। तो अब सामाजिक गणना की आवश्यकता से ज्यादा जरूरत है आर्थिक गणना के तौर पे हम उनकी पहचान करें, कौन समाज में पिछड़े हुए हैं, किनका शोषण हुआ है, किनको मौका नहीं मिला है, किनको जो है से हम आर्थिक रूप से हम पीछे रखे हैं और आवश्यकताएं उनकी कितनी है, उन आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उस काम को बाखूबी हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करती रही है और आगे भी कर रही है। क्यों नीतीश कुमार ने दोहराई जातीय जनगणना की मांग। केंद्र सरकार ने एक नीति के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना नहीं करने का निर्णय लिया है। लोकसभा में केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को इसे सूचित किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई को संसद सत्र के दौरान कहा था कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटें उनकी आबादी के अनुपात में जितनी हो सकती हैं आरक्षित है। केंद्र सरकार के इसी फैसले के बाद से ही नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना पर पुनर्विचार करने को कहा है। इस साल शुरू हो सकती है जनगणना। संसद में केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2021 की जनगणना करने की सरकार की मंशा 28 मार्च 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई है, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते जनगणना गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में जनगणना शुरू की जा सकती है। दरअसल महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और यूपी में कई राजनीतिक दलों की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। जाति आधारित जनगणना की मांग काफी अरसे से हो रही है। 2021 की जनगणना के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोई भी सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, 2011 में रही हो, या फिर अब नरेंद्र मोदी की सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहेगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे आज भी कोई नहीं भूल पाया है। जाट आंदोलन के नाम पर पहले राजस्थान में और उसके बाद फिर हरियाणा में भी जमकर दंगा फसाद हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। क्या मोदी सुनेंगे अपने सहयोगी दलों की मांग? क्या नीतीश को मिलेगा कांग्रेस का साथ? जाति आधारित जनगणना के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि सरकार की आरक्षण सरीखी नीतियां जाति आधारित ही होती हैं। यदि जाति की जनगणना से प्रामाणिक आंकड़े सरकार के पास होंगे तो उनसे संबंधित योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर कई सवाल भी लोगों के मन में अक्सर उठते रहते हैं। फिलहाल चुप है कांग्रेस। फिलहाल जातिगत जनगणना की मांग एनडीए के अंदर से ही की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी इस मामले में समझी जा सकती है। 2010 में जब मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव
और शरद यादव ने ये मांग उठाई थी, तब संसद में कांग्रेस के बड़े नेताओं पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक ने इसका विरोध किया था। क्या मोदी सुनेंगे अपने सहयोगी दलों की मांग? नीतीश कुमार हो या ठावले, फिलहाल उन्हें राजनीति करने के लिए जाति समीकरण की जरूरत पड़ती है, पर ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी उनकी मांग मानेंगे। बीजेपी पर भले ही धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगता रहा हो, पर जाति के नाम पर मोदी या बीजेपी इस मांग को मानेंगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुआ था दंगा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार 2011 में रही हो या अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहेगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, उसे कोई भूल नहीं पाया है। जाट आंदोलन के नाम पर पहले राजस्थान में और फिर हरियाणा में भी जमकर दंगा फसाद हुआ। हर राज्य में जाति की स्थिति अलग। जातिगत जनगणना में एक और समस्या है। एक ही जाति किसी राज्य में पिछड़ी जाति में गिनी जाती है तो वहीं किसी और राज्य में ऊंची जाति में गिनी जाती है। ऐसा स्थानीय परिस्थितियों के कारण होता है। अगर जाट समुदाय की ही बात करें तो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट की स्थिति राजस्थान के जाटों से बिल्कुल अलग है। हरियाणा के संपन्न अहीरों की तुलना बिहार या उत्तर प्रदेश के अहीरों से नहीं की जा सकती है। लेकिन जब जनगणना होती है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है और आंकड़े पूरे देश के लिए होते हैं, न कि किसी राज्य विशेष के लिए। दरअसल सदियों से मलाई खा रहे लोग ही जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों को भय है कि जनगणना के बाद वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और मलाई चाटने का अधिकार पिछड़े वर्गों को मिल जाएगा। जिस देश में शिक्षा, नौकरी और चुनाव में टिकट देने से लेकर पानी पिलाने से पहले जाति पूछी जाती है, वहां जाति आधारित जनगणना नहीं कराना विडंबना ही कहा जाएगा। जब जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है, धर्म पूछा जाता है, तो पिछड़ी जातियों की जनगणना से परहेज क्यों? असल में पिछड़ी जातियों की संख्या से संबंधित सही आंकड़ा ही नहीं है। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल आयोग ने पिछड़ों की संख्या 52% बताई है। इस आंकड़े का व्यापक विरोध हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जाति आधारित जनगणना के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि सरकार की आरक्षण से लिखी नीतियां जाति आधारित ही होती है। यदि जाति की जनगणना से प्रामाणिक आंकड़े सरकार के पास होंगे तो उनसे संबंधित योजनाएं बनाने में भी मदद मिल पाएगी। लेकिन जाति गणना को लेकर कई सवाल भी लोगों के मन में अक्सर उठते रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जाति आधारित जनगणना का तत्कालीन लाभ चाहे किसी दल को हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस योजना के व्यापक प्रभाव होंगे। अगर हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हमें सारी जातियों के विश्वसनीय आंकड़े जुटाने होंगे। असल में कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि जातिवादी व्यवस्था खत्म हो। जाति आधारित जनगणना के मसले पर सभी दल जोड़ तोड़ के समीकरण में व्यस्त है। खुद कांग्रेस इस मामले पर दो फाड़ हो गई है। कांग्रेस का एक धड़ा मानता है कि पिछड़े वर्गों की जनगणना के बाद मंडल और कमंडल की राजनीति करने वाले फायदे में रहेंगे और कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान ही होगा। विडंबना देखिए, जिन लोहिया ने जाति तोड़ो का नारा दिया था, उनके आदर्शों पर चलने का दावा करने वाले राजनेता खुद ही जाति के बाड़े से बाहर नहीं निकल पाए। बेशक जाति आधारित जनगणना से राजनीतिक दलों को अपने सियासत चमकाने का अवसर मिलेगा, लेकिन जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। देश में अभी तक 1931 के जाति के आंकड़ों के आधार पर ही योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। देश में 1931 तक सभी जातियों की गिनती होती रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कार्य में रुकावट आई। 1941 के बाद जाति आधारित जनगणना का कार्य नहीं हुआ है। जातियों की गिनती न होने के कारण यह पता नहीं लग पा रहा कि देश में विभिन्न जातियों के कितने लोग हैं, उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके बीच संसाधनों का बंटवारा किस तरह है
और भविष्य में उनके लिए किस तरह की नीतियों की आवश्यकता है। 1881 से शुरू हुई थी जनगणना। भारत में आधिकारिक तौर पर जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। अंग्रेजों के समय में भी जाति, धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार वगैरह का सवाल शामिल होता था, लेकिन उसे जातिगत जनगणना के रूप में कभी भी नहीं देखा गया। जाति और धर्म पर सवाल महज एक औपचारिकता होती थी। 1931 और 1941 की जनगणना में जाति के बारे में आंकड़े होने के बावजूद इसका अलग से टेबुलेशन यानी सारणीबद्ध नहीं किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार जनगणना की गई। जनगणना में पिछड़े वर्गों की गणना करने से वास्तविक संख्या के साथ ही इस समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। इस बात को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जनगणना हिंदुस्तानी का भी एक खाना होना चाहिए। जाति और धर्म से परे समझने वाले लोगों को हिंदुस्तानी के वर्ग में रखा जा सकता है। जाति आधारित जनगणना को राजनीति से जोड़कर देखने वालों को समझना होगा कि चुनाव केवल जाति के आधार पर ही नहीं जीते जाते हैं। जातिगत समीकरण चुनावों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस आधार पर पिछड़े वर्गों की गणना की वाजिब मांग को नकारना गलत है। केवल पिछड़े वर्गों को ही क्यों, बल्कि समाज के सभी जातियों की गणना की जानी चाहिए। ये समाज में रहने वाले सभी लोगों के हित में है कि विकास योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचे। हमेशा की तरह पश्चिमी देशों का उदाहरण भी जाति आधारित जनगणना के विरोध में दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका सहित तमाम विकसित देशों में जाति की गणना नहीं की जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि पश्चिमी देशों की भारत जैसी जटिल जाति व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, वहाँ जनगणना के समय नस्ल की गणना की जाती है। अमेरिका की जनगणना में लिखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति एशियाई है, अफ्रीकी है या रेड इंडियन है। सारे यूरोपीय देशों में जनगणना इसी आधार पर होती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर वहाँ योजनाएं बनाई जाती है और उनका क्रियान्वयन होता है। हालांकि जाति आधारित जनगणना की राह में मुश्किलों की कमी नहीं है। जनगणना के लिए जिम्मेदार गृह मंत्रालय के मुखिया अमित शाह ही इसके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे। गृह मंत्रालय का कहना है कि जाति आधारित जनगणना के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की जरूरत होगी। सवाल यह है कि जनगणना में लगे शिक्षक क्या इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, जो खुद इसी जातिवादी समाज में पले बढ़े। वास्तव में अफसरों के बराबर बंटवारे में विश्वास नहीं रखने वाले लोग ही जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश पे फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।